बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफकत और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 3 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल फैन हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? ओके, अगर आपका एपिसोड पसंद है, नॉवल पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और मोस्ट ऑफ ऑल अगर आपको मेरी वॉइस पसंद है तो भी लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नॉवल नेम असीर मोहब्बत अज़ कलम एंजल सानी। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड का। अगर मेरी वॉइस में कुछ कमी लगे तो इग्नोर इट, क्योंकि आपकी जो रीडर है ना उनकी थोड़ी सी ज़ुकाम वगैरह लगा जिसकी वजह से वॉइस ज़रा सी चेंज है, मगर होपफुली के कवर हो जाए। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। अच्छा चलो आप दोनों बाहर आ जाओ, मैं जा रही हूँ, अफनान इंतज़ार कर रहा है। भाभी कहती हूँ ये बाहर चली गई थी, सनाया जल्दी करो यार, आ भी जाओ आप। अफनान ने सोफे पर बैग को रखते हुए सनाया को आवाज़ दी थी। हाँ तो भाई जा रहे हो? हाँ ने अफनान के पीछे खड़े होकर पूछा। अफनान एकदम पीछे बढ़ा। सगूटा जिंदू कहाँ से आ गया? अफनान हैरानी से बोला, क्योंकि वो अचानक ही पीछे से आया था। दरवाजे से आए यार, अब छत पर से तो कूद कर आने सा रहा। हाँ ने हंसते हुए, कोई भरोसा भी नहीं है तेरा। अफनान इसके कंधे पर हल्का सा मुक्का लगाते हुए बोला, तो वो भी मुस्कुराया। तुम वापस कब आओगे? अहान ने पूछा। मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा यार, काम की वजह से ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकता। अफनान ने नॉर्मली अंदाज में कहा। तो हानि ने इस बात में सारी रहा। अच्छे हो जानी, पहुँच कर कॉल करूँगी तुम्हें, सनाया हानि के गले लगते हुए बोली। फी अमान अल्लाह मेरी पाली दोस्त। हानि लाड से बोली तो सनाया ने इससे अलग होती पर सामने हंसती बाहर निकली थी। अहान की नज़र अपने कमरे से निकलती हुई सनाया पर पड़ी थी, जो ब्लैक कबाई के साथ ब्लैक ही स्टॉलर से नकाब किए हुए थी। इसके पीछे ही हानिया निकली थी, जबकि भाभी सायरा पहले ही अफनान के साथ खड़ी से हदाया दे रही थी। सनाया ने जैसे ही इनकी जानिब देखा तो अफनान के दाएं जानब ही से वो खड़ा नजर आया था, जो शायद इसकी तरफ ही देख रहा था। पर सनाया के देखने पर फौरन ही नजरों का जाविया बदल गया था, ऐसा सनाया को लगा। सनाया ने इसे देखा, जो आज पहले से थोड़ा मुख्तलिफ ब्लैक पैंट और लाइट ग्रे सी शर्ट में पहने हुए था। सनाया सर झटक दिया अफनान के बराबर और इसके सामने आ खड़ी थी। काली भरी आंखें एक बार फिर सनाया की छोटी डार्क ब्राउन आंखों से टकराई थी। चले भाई, सनाया फौरन अफनान की तरफ देखते हुए बोली। बस से जा रहे हो तुम लोग? अहान एक नज़र नकाब के हाले में लिपटे हुए सनाया के चेहरे को देखते हुए अफनान से बोला था। हाँ बस पर ही जाएंगे, 1-1.5 घंटे का सफ़र है सारा। अफनान के कंधे पर ने कंधे चुकाते हुए कहा था। तो बस स्टॉप तक रिक्शे पर जाओगे? इस बार वो मुकम्मल अफनान की जानिब देखते हुए बोला। वो नहीं जानता था क्यों, पर वो सनाया से नजरें चुरा रहा था। इसे ऐसा लग रहा था जितनी बार वो सनाया की जानिब देखा है उतना ही वो अपने दिल पर एहसार खोता जाएगा। हाँ अफनान ने जवाब दिया। रिक्शा रहने तो मैं छोड़ आता हूँ, तुम सामान लेकर बढ़ाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। खान कहता हूँ बाहर पलट गया। दरवाजे के बाहर निकलते इसने एक गहरा सांस आगे सुन के फल्ला, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, और धीरे से कहता अपने घर में दाखिल हो गया। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज़। बाबा सुफियान भाई और रेहान भाई को मेरा सलाम देना, सनायन के गले लगते हुए बोली। तो वो सब इससे सुबह ही मिलकर काम पर गए थे। अल्लाह हाफिज़ भाभी के कहने पर इसने पास में साहिल आया। वैसे ये जैन कहाँ गया? सनायन ने अफनान से पूछा। चलो के जानी, सनायन ने हानिया से कहा, जिसकी आंखें थोड़ी नाम हो चुकी थी। वैसे मैंने बोर हो जाना है तुम्हारे बगैर, वो भराई आवाज़ में बोली थी। अफनान ने बगौर इसे देखा, जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके खड़ी थी। वो ऐसे ही थी, छोटी छोटी बातों पर रोने वाली, पर अब यहाँ बात तो इसकी जान से 2 से 1.5 माह दूर रहने की थी, तो वो कैसे ना रोती। अरे यार हम रोज बात करेंगे ना, सनाया प्यार से बोली। और किसी जंग पर ये रुखसत होकर नहीं जा रही जो तुमने रोना शुरू कर दिया? हाइकर अफनान बोली पड़ा। आपको क्या है, मैं हंसूं या रो? आनिया इसे घूर कर बोली। आ जाओ यार सानी, वरना इसे इसने यहीं रोके रखना है हमें। अफनान इसे घूर कर इग्नोर करता सनाया से बोला था। जी भाई, सनाया मुस्कुराहट दबाती बोली, जबकि हानिया ने दांत पीस कर अफनान को घूरा था और अफनान इसको खुद को घूरता पाकर अपनी मुस्कुराहट होता बाहर पलट गया था। नाया इसे बाई कहते बाहर निकल गई। वो जैसे ही घर के बाहर पहुंचा, हान अपनी ब्लैक रंग की कार के पास ही खड़ा जैन से बात कर रहा था। वो दोनों फौरन इनके पास गए। अफनान कार की डिक्की खोलकर इसमें बैग रखने लगा। ओए सानी, मेरी प्यारी बहना और मेरी होने वाली बीवी की प्यारी सी दोस्त, जैन लाड से कहता इसके पास आया। सनाया से आंखें दिखाने लगी। यार इसको सॉरी कह देना, मेरी तरफ से मैं मजाक कर रहा था। बस सैन सनाया का हाथ पकड़कर मासूम सी शक्ल बना के बोला। अच्छा ठीक है, सनाया ने आसान करने वाले अंदाज में कहा। हान इन दोनों के पास खड़े इनकी बातें सुन रहा था। और हाँ एक और बात भी है, जैन ने कहा। और इतना तो वो जान ही गया था कि जैन ने जरूर कुछ फजूल हरकत की होगी याले के सामने, इसलिए तो सॉरी कर रहा था। कौन सी बात? सनाया ने से देखते हुए पूछा। वो ये कि अगले हफ्ते मैं लाहौर जा रहा हूँ, गाँव पर अच्छी जॉब है और अच्छी सैलरी भी है। सैन खुशी से बोला। माशाल्लाह, मुबारक हो। बाबा को बताया? सना खुश होते हुए बोली। नहीं तुम्हें बता रहा हूँ ना, पहले बाबा शाम को आएंगे ना तो इनको तब बताऊंगा, बिकॉज मुझे खुद थोड़ी देर पहले पता चला कि मुझे काम मिल गया। सैन ने बताया तो सनाया ने सारे हिलाया। माशाल्लाह, मुबारक ब्रो, आपसे तो भी काम काज वाला बंदा हो जाएगा। अहान जैन के सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहने लगा। शुक्रन शरीदन, जैन ने दाद वसूल करने वाले अंदाज में कहा। तब तक अफनान ने भी आकर इसे मुबारकबाद दी थी और काम के बारे में पूछने लगा था। सबको इस्लाम देना हमारी तरफ से आखिर क्या वो सनाया से मुखातिब हो ही गया था। सनाया ने इसकी जानिब देखा जो इसे ही देख रहा था। जी, वो महज इतना ही बोल पाई
और नजरें जगा के चलो अंदर बैठ जाओ आप। आहान कार का पिछला दरवाजा खोलकर इसे बोला। सनाया ने हैरानगी से अपनी झुकी नजरें उठा कर इसे देखा था, जो इसके लिए कार का दरवाजा खोले खड़ा था। वो सड़क के पास खड़े थे, इसलिए आहान को अच्छा नहीं लग रहा था इसका यूं बाहर खड़े रहना। वो फौरन आगे बढ़ती कार के अंदर बैठ गई थी। इसकी आंखों की ये हैरानगी आहान की आंखों से माफी नहीं रही थी। इसने एक नज़र अंदर बैठ सनाया को देखा और दरवाज़ा बंद करता अफनान से बहाती हुआ, चल आजा भाई, चलो ये ख्याल रखना सबका। अफनान जैन से बोला। कार में अगली सीट पर आ बैठा था। आहान ने भी दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट संभाली। अल्लाह हाफिज़ जैनू, हाँ रखना बाबा का। वो शीशे से बात देखती जैन से बोली थी, जिसने इसे अच्छा कहा था। आहान बैक व्यू मिरर से देख रहा था, जो शीशे से बाहर खड़े जैन को देख रही थी। वो इस बात से अनजान था कि इसके घर के मेन गेट की ओट में खड़ी इसकी वालदा फौजिया बेगम इन्हें देख रही थी। इन्हें आहान का सनाया के लिए कार का दरवाज़ा खोलना सख्त नागवार गुजरा था। वो एक अजीब नज़र सनाया कि कार के शीशे से बाहर आते हार पर डालते अंदर बैठ गई थी और आहान कार स्टार्ट करता बस स्टॉप की जाने बढ़ गया। वो बस स्टॉप पर पहुंचे, बस का इंतजार कर रहे थे। इन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, तकरीबन 5 मिनट के बाद ही बस आ गई थी। हर तरफ शोर शराबर लोगों का हजूम था, जिससे सनाया को कोफत होने लगी थी। इस वजह से वो सफ़र वगैरह नहीं करती थी, पर अब तो वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मुँह बगाड़ती इनके साथ चल रही थी। आहान ने इन दोनों को बस में बिठाया था। सनाया विंडो सीट पर थी और अफनान ने इसके पास दूसरी सीट पर बैठा था। थोड़ी देर तक वो बस चलने वाली थी। बाहर खड़ा वो विंडो सीट पर बैठी सनाया को देख रहा था, जो अपनी गोद में धरे हाथों की लकीरों को देखने में मगन थी। ओके यार मैं चलता हूँ अब, आहान ने अफनान को आवाज़ दी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अफनान ने बाहर से इसे देखते हुए जवाब दिया था। खुदा हाफिज़, आहान सनाया को देखता हुआ बोला। शायद वो इसे सुनना चाहता था या इसे कुछ कहना चाहता, लेकिन वो अपने दिल की हालत समझने से कासिर था। अल्लाह हाफिज़ आहान भाई, मोमानी का ख्याल रखिएगा। वो पलटने ही वाला था कि इसे सनाया की आवाज़ सुनाई दी थी, और ये आवाज़ सुनते ही जैसे इसके दिल को सुकून सा मैसर हुआ था। तुम भी ख्याल रखना और जल्दी आना। सबको तुम्हारी आदत है, किसी का दिल नहीं लगेगा यहाँ तुम्हारे बगैर, और मेरा भी, मैं भी तो तुम्हें रोज़ देखने का आती हूँ। वो इसकी आंखों को देखता मुस्कुरा कर बोला था, पर आखिरी बात इसे अपने दिल में खुद ब खुद सुनाई दी थी, जिसे इग्नोर कर गया था। वो नहीं जानता था कि इसकी इतनी सी बात सनाया को कितना सुकून दे गई थी। एक अनजानी खुशी से महसूस हुई थी। वो मुस्कुराई थी, पर इसकी ये मुस्कुराहट आहान नहीं देख पाया था। हाँ, पर इसकी डार्क ब्राउन आंखों को ज़रूर देखा था, इसने जिनके में अचानक ही जैसे एक चमक आ गई थी। जी, वो जल्दी से इस बात में हिलाती बोली थी। इसके लहजे में साफ एक अनजानी खुशी आहान को महसूस हुई थी। आहान मुस्कुराता हुआ पलट गया। वो इसे दूर जाता हुआ देख रही थी। इस वक्त इसे अपने आसपास को शोर महसूस नहीं हो रहा था। इसे लगा बस वो तन्हा थी और आहान को जाते हुए देख रही थी। आंखें थोड़ी सी नम हुई थी, पर वो मजबूत थी, इसलिए एक गहरा सांस लेकर आंखों को बंद करती नमी को अपने अंदर धकेल गई और फिर से इस सितम करके पुष्प को देखने लगी, जो अब अपनी कार के पास पहुंच गया था। अफनान अपने मोबाइल में बिजी था, शायद वो इफ़त हाला को इतला दे रहा था। अपनी पुष्प पर सनाया की नज़रों की तपिश महसूस कर सकता था। वो जैसे जैसे कार की जानिब बढ़ रहा था, इसके कानों में सनाया की रात वाली बातें गूंज रही थी। मैं इन्हें पसंद करती हूँ, ये बात इनको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरे इन जज्बात को धुतकार ना दे। इसने ना अपनी आंखों को जोर से बंद किया था। दिल की धड़कनें बेतरतीब होती जा रही थी। एक बार फिर इसे सनाया की बातें सुनाई दी थी। अब बस ये रात गुजर जाए और कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे सुकून चाहिए, पर यहाँ इनको देखूंगी तो सुकून मिलेगा नहीं, बल्कि रहा सहा सुकून भी वो छीन लेंगे। हाँ, अगर इसका सुकून मुझसे दूर जाने पर है तो अच्छा है, वो जा रही है, इसके दवाई ने कहा, पर जाते जाते वो तुम्हारा सुकून भी तो लेकर जा रही है ना। साथ दिल से आवाज़ आई थी। मुझे इससे मोहब्बत है, पर मुझे दित्तगात देंगे अल्लाह जी। मैं जानती हूँ। इसके कानों में सुनाए की हिचकियाँ गूंजी थी। काश मुझे तुम पहले मिल जाती। काश मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये जो जज्बात पहले आ जाते जो अब आ रहे हैं, पर अब मैं इस काबिल नहीं रहा सनाया। तुम्हारे जज्बात बहुत कीमती, इतने कीमती कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिनके बदले मैं इन्हें अपने पास रख सकूँ। मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारे इन पाकीज़ा से साथ की कदर कर। मुझे माफ़ करना सनाया, हम सॉरी। इसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी। कार के पास पहुंचकर इसने गहरा सांस लिया था। इसकी वो काली भड़ी आंखें नमी अख्तियार कर चुकी थी। आहान ने पलट कर इसे देखा था। वो इसे ही देख रही थी। वो थम गया था। दिल कह रहा था कि इसे रोक लो, वो चली गई तो तुम खो दोगे इसे हमेशा के लिए, पर वो अपने ऊपर सख्त होल चढ़ा गया। वो अनसुना कर गया इन बातों को जो इसे अपने अंदर से आ रही थी, और कार का दरवाज़ा खोलते इसे बैठकर गहरे गहरे सांस ले देंगे। बस स्टार्ट हो चुकी थी। वो इसे देख रहा था, जिसकी नज़रें अभी तक इस पर थी। आहान ने अपनी कार स्टार्ट की थी। नजरें अभी भी फ्रंट मिरर से बाहर इस पर थी, जो इसी की तरफ देख रही थी। वो कार स्टार्ट करता दाएं जाने बढ़ा था, और एन इसी वक्त बस बाएं जाने बढ़ गई थी। इन दोनों का दिल हाल ही रह गया था। सनाया ने सीट की पुष्ट से साइड टिकाकर आंखें मोड़ ली थी। कार में बैठे आहान ने जब से आंखों को झपका था। देखा पलट कर इसने हसरत से इसे भी थी। हम जिस पर मिट गए थे चाहत इसे भी थी। चुप हो गया वो भी देखकर इधर उधर। वक्त तो हालात से मेरी तरह शिकायत इसे भी थी। ये सोचकर अंधेरे को गले से लगा लिया। रातों में जागने की आदत इसे भी थी, और वो रो पड़ा मुझे परेशान देखकर। इस दिन पता चला मेरी ज़रूरत इससे भी थी। देखा पलट के इसने हसरत इसे भी थी। हम जिस पर मिट गए थे चाहत इसे भी थी। सनाया के दिल से आवाज़ आई थी,
हम जिस पर मिट गए चाहती से भी थी, सनाया आंखें खोलती धीरे से बड़बड़ाई, पर इस पर से मोबाइल निकाला, ट्रैवलिंग टू मुल्तान इसका स्टेटस लगाया और मोबाइल वापस बैग में रखकर एक नज़र अफनान को देखा जो कानों में हैंड फ्री लगाए मोबाइल में मसरूफ था। फिर विंडो से बाहर देखने मुनाजिर देखने लगी। स्नान बेटा उठ भी जाओ, अब 1 बजने वाला है। अफनान और सनाया पहुंचने वाले होंगे, इन्हें तुम्हें इन्हें पिक भी करने जाना है। इफ़त बेगम सनान के सर पर खड़ी होकर बोली थी, मम्मा जानी प्लीज़ सोने दे। वो करवट बदलते हमारे भरी आवाज़ में बोला, स्नान मेरी जान उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे बाबा जान गुस्सा करेंगे। जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। और मैं फिर कह रही हूँ कि तुमने अफनान और सनाया को पिक करने जाने, दोबारा ना कहना पड़े मुझे। वो सरासती से कहती बाहर जाने लगे कि स्नान फिर से बोला, यार मम्मा मैं नहीं जा रहा इसमें नहरेली को पिक करने। वो मुंह बगाड़ कर बोला और इनकी तरफ रुख फेर लिया। शर्म करो, वो कज़न है तुम्हारी और सुनाया नाम है इसका, ये क्या नहरेली नहरेली लगाए रखते हो। बता जो इसके सामने तुमने इसे नाम से मुखातिब किया, और जल्दी से उठो टाइम पर पहुंचो वहाँ, कहीं वो इंतजार नहीं करते रह जाए। इफ़त बेगम वापस इसके साथ पर खड़ी होकर इसे निपटने लगी। मम्मा यार अब वो नहरेली है तो नहरेली बोलूँगा और जाता हूँ थोड़ी देर तक, अभी आधा घंटा है तकरीबन। सनाम मुँह बगाड़ता कहकर वाशरूम की जाने बैठ गया और इफ़त बेगम भी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चलेंगी। सनान जैसे तैयार होकर नीचे आए, इसकी नज़र चहकती हुई याले पर पड़ी। इसके चेहरे पर साफ खुशी की नमक थी। हाय अम्मी कब भाई कि वो कितना टाइम तो हो गया। याले नुक्ताई लहजे में कहा, आने वाले हैं बेटा, बस सनान जा रहे हैं इनको लेने। सुनाए की कॉल आई थी, कह रही थी कि पहुंचने वाले हैं 15-20 मिनट तक। इफ़त बेगम याले की बेताबी देखकर मुस्कुरा कर बोली, नहीं कौन सी कोई वो मलका या आलिया आ रही हैं जो तुम ऐसे तड़प रही हो। इस नहरेली के इंतजार में स्नान यालिया के पास आता है, माथे पर बाल डालकर बोला, पहले लोगों से साथ नहीं खवाते, हम चाहें और वो करें जो मम्मा ने आपको करने के लिए कहा। याले मुँह बिगाड़ कर बोली तो स्नान इसे घूरता बाहर की जाने बैठ गया, जबकि इफ़त बेगम किचन में तैयार होते खाने को देखने लगी। पिछले 10 मिनट से वो बस स्टॉप पर कार से टेक लगाए खड़ा बास का इंतजार कर रहा था। चेहरे पर वासिया उकताहट थी। इंतजार करने की वजह से वो माथे पर भार डाले आसपास के लोगों को देखने लगा। तभी अचानक बस आकर रुकी और आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर बस से उतरने लगे और देखते ही देखते इसकी अफनान पर पड़ी थी। पहले ही उधर उतरा था, नीचे उतरा था, अब हाथ बढ़ाकर अबाए में लिपटी एक लड़की का हाथ हमें सुधार रहा था। वो सनाया थी। स्नान पहचान गया था। वो बेसाता ही से देखे गया जो आप बस से नीचे उतर कर खड़ी थी और अपने पर्स को देख रही थी। माशाल्लाह वो पर्दे में स्नान को इतनी खूबसूरत लगी थी कि वो बेसाता बड़बड़ाया, फिर फ़ौरन सर झटका इनकी जवाब बढ़ाया, अस्सलाम वालेकुम। अपने पीछे की आवाज़ सुनते वो दोनों पलटे थे। सामने ही स्नान खड़ा मुस्कुरा कर अफनान को देख रहा था। सनाया ने भी बस इसे देखा था। चेहरे पर सवाए स्नान के लिए एहतराम के और कुछ ना था, ना कोई खुशी की चमक, ना कोई बेताबी, ना कोई शोह पाना, ना ही पहले की तरह स्नान को देखकर इसका चहकना। वालेकुम सलाम स्नान, कैसे हो। अफनान स्नान के गले लगता खुश दिली से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ कोई परेशानी तो नहीं हुई। स्नान इसे अलग होता हुआ बोला। नजरें स्नाया पर गई जो हमों से खड़ी इन दोनों को देख रही थी। अल्लाह पाक का करम है और कोई परेशानी नहीं हुई, हम आराम से पहुंच गए थे। अफनान ने मद्दम मुस्कुराहट से कहा। सनान ने सारा इस बात में हिलाया, पर नजरें अभी भी सनाया के निगाह में लिपटे चेहरे पर थी, जिसने बर वक्त सनान की जानिब देखा था और इसकी डार्क ब्राउन आंखें सनान की डार्क ब्राउन पर चमकीली सी आंखों से टकराई थी। अस्सलाम वालेकुम मिस सनाया, कैसी हो। और जल्दी से लफ्ज़ों की तस्दीक करता हुआ मद्दम मुस्कुराहट से बोला, जिस पर सनाया पहले तो ना समझी से देखने लगी, फिर मद्दम आवाज़ में बोली, वालेकुम सलाम भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं भाई। पहले तो कभी भाई नहीं कहती थी मुझे, और इसकी आवाज़ इतनी स्लो और मीठी सी कैसी हो गई। स्नान ने दिल में सोचा, पर बजाय मुस्कुराते सर हिलाया था। मैं भी ठीक, आओ चलो आ जाओ। वो अफनान के हाथ से बैग लेता हुआ बोला और आगे चल दिया, और वो दोनों भी इसके पीछे पीछे चल दिए। 10 मिनट की ड्राइव के बाद स्नान की गाड़ी इसके घर के पोर्च में आ रुकी थी। कार से निकलते ही इसने एक नज़र सहारे घर पर डाली थी। 3 मंजिल पर मुश्तमिल इस घर पर चॉकलेट ब्राउन और वाइट कलर के कम्बिनेशन का पेंट था। सामने ही एक छोटा सा गार्डन था जहाँ रंग बिरंगे फूलों के कुछ गमले थे और दरमियान में एक छोटा सा सफ़ेद गोल टेबल पड़ा था, जिसके आगे 4 सफ़ेद कुर्सियाँ पड़ी थी। दाएं दीवार के पास नीम का एक बहुत बड़ा दरख्त था। छोटे छोटे और भी बहुत से पौधे वगैरह थे। वो अब इन पौधों को ही इख्तियार से देखे जा रही थी जब जाले की चीख पर इसकी जानिब मुतवज्जो हुई, जो गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ सुनकर बाहर की जानिब आ गई थी और सामने सनाया को देखकर चहकी थी। आई सनाया, वह सनाया की जानिब भागते हुए इसके गले लगी थी। अफनान ने मुस्कुरा कर इसे देखा था, जबकि सनाया ने अपने कान के पर्दे में उंगली डाली थी। चुड़ैल अभी बहरा कर देती मुझे। वो हनूस कान में उंगली ढाले पर बढ़ाया, कैसी हो यार, शुक्र है आ गई, मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। याले खुशगवार लहजे में बोली। इसके चेहरे पर साफ खुशी की चमक थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वही मद्दम और मीठा लहजा। सनाया एक बार फिर हैरान हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अफनान भाई, कैसे हैं आप। याले इससे हलाक होती अफनान के सामने आकर पूछने लगी, जिसने मुस्कुरा के इसके साथ हाथ रखा। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो। मैं भी बिल्कुल ठीक। वो खुशी से बोली। सनाया का हाथ पकड़े इसे अंदर ले गई थी और सनान इस रास्ते को देखे गई जहाँ से वो गुजरी थी। वो अफनान को लिए जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ तो इफ़त बेगम सनाया को गले लगाए खड़ी थी। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर आंखें नाम थी। कैसी हो मेरी बच्ची, इतने वक्त के बाद आई हो, हालांकि याद नहीं आई क्या। वो नाराज़गी से शिकवा करते हुए बोली थी। मैं ठीक हूँ अल्लाह जाने, आप कैसी हैं। सॉरी ना मेरी प्यारी खाला जान, नाराज़ ना हो, मैं आपको बहुत मिस करती थी पर आ नहीं पाई, पर अब तो आ गई हूँ ना, प्लीज़ ऐसे नाराज़ नहीं हो। नाइन से अलग होती मोहब्बत से इनका हाथ थामते बोली। इफ़त बेगम मुस्कुराई, नहीं मैं हूँ,
नहीं हूँ मैं नाराज़ और अब मैं ना जाने नहीं देना तुम्हें, वो तनबीही अंदाज पे बोली थी। और मैंने जाना भी नहीं है। अभी सनाए भी हंसते हुए कहने लगी, जिस पर बाकी साहब मुस्कुराए थे सिवाय सनान के, जो इन्हें इग्नोर किए देख रहा था जैसे इसका ये काम ज़्यादा है। वो अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अफनान ने आगे बढ़कर इफ़त बेगम के आगे सर झुकाया। वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा कैसे हो, घर में सब कैसे थे? वो सनान के सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोली थी। सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अफनान ने कहा, चलो आओ बेटा, तुम दोनों ना थाके होगे। वो याले तुम जाओ जल्दी से पानी लाओ। इफ़त बेगम इन्हें सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए याले से मुखातिब हुई। वो फ़ौरन किचन में पानी लेने चले गई। और दोनों सोफे पर बैठे। अफनान के साथ सनान 2 सीटर सोफे पर बैठा था और सनान के सामने ही 3 सीटर सोफे पर इफ़त बेगम के साथ बैठी थी। निकाब उतार दो बेटा, गर्मी लग रही होगी। इफ़त बेगम इसे भी अभी अभी तक नकाब किए बैठे देख कर बोली थी, जी हाला मुझे अबाया भी उतारना है। वो अपने अबाया की जानिब इशारा करते हुए बोली, अफनान भाई ये ले पानी पी और सनाया तुम आओ मेरे कमरे में, वही उतार लो बाया और फ्रेश भी हो जाओ। याले ने अफनान को पानी देते हुए सनाया को कहा, हाँ चलो बेटा जाओ। इफ़त बेगम ने भी याले की तायद की। सनाया इस बात में सारी रातें याले के साथ चली गई, जबकि बाकी तीनों अफराद बातों में मशगूल हो गए। सनाया ने कमरे में आके पहले निकाब उतारा, फिर अबाया और पर्स से अपना सूट के साथ का दुपट्टा निकाल कर गले में डाला। ये लो पानी पियो और फिर मुंह हाथ धो लो कर फ्रेश हो जाओ। याले ने इसे पानी देते हुए कहा, अच्छा। सनाया ने कहते हुए गिलास सामा और पानी पीने लगी। फिर उठकर वॉशरूम गई और हाथ मुंह धोकर बाहर आई। याले अभी तक वहीं बैठी इसका इंतजार करे। चेहरे पर हनूज मद्दम मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर सनाया भी मुस्कुराई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सनाया ने पूछा। कुछ नहीं यार, देख रही हो तुम तो बहुत प्यारी हो गई हो माशाल्लाह। याले मद्दम मुस्कुराहट से कहती इसके पास आई। और थोड़ी कमजोर भी हो गई। वो सनाया के जसामा देखते बोले, जो अबाई में महसूस नहीं हो रही थी पर आवाज थी। नहीं यार ठीक तो हूँ। सनाया खुद को आईने में देखते हुए बोली, तो तुमने तो नहीं मानना पर सच में मैं तुम्हें पहले से वीक हो गई। यकीन नहीं तो बाहर चल कर देख लेना, मम्मा ने भी यही कहेंगी। याले बोरी और शीशे से कंगा उठाकर इसे दिया, जिसे इसने थामा और अपने आगे के बालों को सेट करने लगी। बाकी बाल कैचर के साथ जुड़े की शक्ल में मकीन थे। उन्होंने तो वैसे भी कहना है चाहे मैं कमजोर हुई हूँ या ना हुई हूँ। सनाया हंसते हुए बोले। कंगा वापस शीशे पर रखकर दुपट्टा स्लीके से सर पर ओढ़ा। चलो आ जाओ, वो याले को कहती इसका हाथ पकड़ कर कमरे से बाहर निकली। सनान जो हाथ से बातें करने में मसरूफ था, इसकी नज़र सीढ़ियों से उतरती सनाया पर की, जो मुकम्मल काले सादा से लौंड के सूट में मलबूस थी। सर पर दुपट्टा मिक्स शेड्स का ओढ़ा हुआ था। वो इसे देख रहा था, जो पहले से बहुत बदल गई थी। कद अभी थोड़ा बढ़ गया था। पहले वो काफ़ी हेल्दी थी पर अब स्मार्ट सी लग रही थी। रंग जो 2 साल पहले सांवला था, अब गंदमी घोरा सा लग रहा था। और चेहरे पर जहाँ हर वक्त शरारत नहाती थी, होंठों से मुस्कुराहट एक पल के लिए भी गायब नहीं होती थी, वहाँ अब सिर्फ संजीदगी थी। और दुपट्टा जो पहले गले में झूलता था, अब सलीके से सर पर टिका हुआ था। नजरें झुकी हुई थी। वो इसे पूरे 2 साल बाद देख रहा है, इतने बदलाव के साथ माशाल्लाह। वो फिर से बेसाता बड़बड़ा अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन फ़ौरन शोर में ऐसा सर झटक कर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, जिस पर अफनान ने ना समझी से इसे देखा। क्या कहा? अफनान ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा के कहने लगा। सनाया चलते हुए वापस इफ़त बेगम के पास जा बैठी। सनाया बच्चे तुम तो कमज़ोर हो गई हो इतनी ज़्यादा। बस सनाया को देखते हुए फिक्रमंदी से बोली, मम्मा मैंने भी यही कहा, इसे पर ये मानी ही नहीं। याले जो सनाया की दूसरी तरफ बैठी थी जल्दी से कहने लगी। सनान अभी गौर से देख रहा था, जो कभी याले को देखती तो कभी इफ़त बेगम को। नहीं हाला जानी ठीक तो हूँ, आप काफ़ी टाइम बाद देख रही हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वो इन्हें कायल करने की कोशिश करते हुए बोली, कोई ऐसे नहीं लग रहा मुझे। जब कॉल पर बात करती थी ना तो तुम यही कह कर टाल देती थी कि मोबाइल पर ऐसी लग रही हूँ, पर अब देखो सामने से तो इसे भी ज़्यादा कमज़ोर लग रही हूँ। वो बस गुस्से से बोली, अरे हाला जानी ये सच में कमज़ोर होगी, लेकिन मानेगी नहीं, क्योंकि इसे कमज़ोर करने वाली चीज़ इससे बकोल इसके कैसे इश्क है। अब की बार अफनान बोला। सनाया ने इसे घूर कर इफ़त बेगम और सनान ने ना समझी से इन्हें देखने लगा, पर यालिन के चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही थी कि वो सनाया के इस इश्क को जानती है। हैं भला ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इसे इश्क है? इफ़त बेगम ने इनको देख कर पूछा। इफ़त बेगम को परेशान सी सूरत देखकर अफनान ने मुस्कुराहट दबाई। अरे मम्मा चाय की बात कर रहे हैं अफनान भाई, इस पागल को चाय से इश्क है। मैंने भी इतनी बार इसे रोका कि चाय ना पिया करो, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, पर आगे से ये कहती है कि चाय इसका दूसरा इश्क है और इसे अपने इश्क की तौहीन बर्दाश्त नहीं है। याले ने सनाया के कंधों पर ठोका देती शिकायती अंदाज में भूल चुका कर बोली। सनाया ने आंखें छोटी करके इसे घूरा, जिससे वो सीधे से इग्नोर करके बैठी थी। इफ़त बेगम ने हैरानी से अपने साथ साथ झुकाए बैठी सनाया को देखा। अफनान के होठों पर मद्दम मुस्कुराहट थी और हमारे दी ग्रेट सना साहब इस सोच में गुम हो चुके थे, अगर सनाया का दूसरा इश्क है तो पहला इश्क कौन है? वो सनाया के झुके सर को देखता हुआ सोच रहा था, जब इफ़त बेगम की आवाज़ ने इसे सोचों से बाहर फटका। चाय बच्चे तुम्हें पता है ना, चाय खून को जलाती है और तुम चाय इतनी पीती हो, खबरदार जो तुमने आज के बाद चाय इतनी चाय पी तो। बेटा अपनी सेहत देखो और चाय को इश्क कहती हो अपना। इफ़त बेगम को सनाया से मोहब्बत से समझाने पर लहजे में हल्की सी सर्दी बरकरार थी। जी हाला जाने वो झुके साथ से शर्मिंदा से बोली थी। याली और अफनान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी सनाया को ऐसे देखकर, पर ये भी वो जानते थे कि वो चाय पीना तो कभी भी काम नहीं करेगी, छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। सनान ने एक नज़र इस झुके सार वाली लड़की को देखा, इसे चाय बिल्कुल भी पसंद न थी और यहाँ चाय को इश्क बनाया। इसने सोचा, फिर इफ़त बेगम से बोला, मम्मा चले खाना खाते हैं।
हाँ ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, खाना खा लो। इफ़ा बेगम जल्दी से बोली। जी खाला जान, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। अफनान कहता उठा और इसके साथ ही सनान भी उठा। हाँ आ जाओ मेरे कमरे में, फ्रेश हो लो। सनान इसलिए अपने कमरे की जाने बैठ गई और याले मुस्कुरा कर सनाया का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की जाने बैठ गई। खाना खाने के बाद वो आराम करने के घर से याले के रूम में आ गई। चलो जानी तुम सो जाओ, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। याले इसके पास बेड पर बैठते हुए बोली, ठीक है। इसने सादगी से कहा तो याले ने भगोरी इसके चेहरे को देखा था। तुम यहाँ आकर खुश नहीं हो क्या? याले ने पूछा। सनाया ने एकदम चौंक कर इसे देखा। नहीं यार, भला मैं क्यों खुश नहीं होंगी? सनाया ने उल्टा सवाल किया। क्योंकि तुम्हारा वो तुम्हारा खड़ूस तो नजर नहीं आएगा, इसलिए मुझे लगा तुम खुश नहीं होगी। याले मुस्कुराए दबाकर बोली, अस्तगफिरुल्लाह, बदतमीज, सोने दो मुझे अभी, फिर शाम को बहुत सारी बातें करेंगे। सनाया से आंखें दिखा के बोली तो वो हंसते हुए साहिल आ गई। सनाया बेड पर लेटी हान के बारे में सोचने लगा। वो बहुत बदले हुए लग रहे थे। इनकी आंखें, इनकी बातें, इनका लहजा सब बदला हुआ था। और शायद मेरी तरफ देख भी रहे थे। पास बैठी याले का हाथ थमकर वो मध्यम आवाज में बोली। याले ने इसके चेहरे को देखते हुए एक गहरा सांस लिया, फिर मुस्कुराई। हो सकता है वो तुम्हें इंटरेस्ट लेने लगे हो, तुम्हारे यहाँ आने पर उदास हो, इसलिए इतने बदले हुए हो। याले की इस बात पर सनाया ने इसे देखा। पता नहीं, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, पर पता नहीं है क्या। जब हमारे दिल में किसी के लिए एहसास आए ना, तो हमें सबसे पहले भी यही खुशफहमी लाहक होती है कि अगले शख्स के दिल में भी हमारे लिए फीलिंग्स होगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। इनका लहजा, इनकी बातें और इनका हमारी तरफ देखना सब आम होता है, पर हमारी खुशफहमियाँ हमारी आंखों और हमारे सुनने के हिस्स को इतना कमज़ोर कर देती है कि हमें इनकी आंखों में वो कशिश और लहजे में वो चाशनी महसूस होती है जो हमारे अपने दिलों में इनके लिए होती है। पर ज़रूरी तो नहीं ना कि जो एहसास हमारे दिल में उस शख्स के लिए हो, इसके दिल में भी हमारे लिए वैसे ही जज्बात हों। ये जज्बात हमदर्दी भी तो हो सकते हैं ना। सनाया मद्दम मुस्कुराहट के साथ कहती, आंखें मूंद गई और याले वो खामोश हो गई थी। इसके पास अल्फाज नहीं थे, वो इसे क्या कहती। सच ही तो कह रही थी वो, इसलिए खामोशी से उठती बाहर चली गई। और पीछे लेडी सनाया ने अपनी नाम आंखों को खोलकर एक गहरा सांस हवा के स्पूट किया था और छात को देखने लगी। नींद कहाँ आनी थी इसे, वो इस वक्त सोने की आदि ही नहीं थी। अफनान सनान के साथ इसके कमरे में बैठा पबजी खेलने में मसरूफ था, जबकि सनान अपने सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था। 2 दिन तक वो कराची जा रहा था मॉर्निंग के लिए, जिसकी इजाज़त वो मिर्जा साहब से पहले ही ले चुका था। शाम के 5 बजे का वक्त था। वो याले और ममानी के साथ बाहर लॉन में बैठी इधर उधर की बातें कर रही थी। तभी इसका मोबाइल बजा, जहाँ आपी कॉलिंग नजर आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम आपी, सनाया ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। वालेकुम सलाम, कैसी हो? आगे सनाया आगे से जवाब आया था, मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सनाया कैसी है? जीजू कैसे हो? गुड़िया कैसी है? सनाया ने पूछा। तो मिनाल, सनाया की बड़ी बहन ने कुछ कहा था, जिस पर इसने अपने सामने बैठी इफ़त बेगम को देखा। जी मैं हाला जान के पास बैठी हूँ। अच्छा ये ले बात करे, सनाया ने कहते हुए मोबाइल इफ़त बेगम को पकड़ाया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? घर वाले कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाए हाला जान, मिनाल ने जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है बेटा, हैरियत? इफ़त बेगम ने पूछा। जी हालत जरूरी बात करनी थी आपसे, मिनाल ने कहा। हाँ बोलो बच्चे। इफ़त बेगम एक नज़र सनाया को देखते बोली। सनाया हाले तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। इफ़त बेगम से कहते अंदर चली गई थी। जी हाला वो हारिस है ना मेरा देवर, मिनाल कहते हुए चुप हो गई थी। हाँ तो बेटा हैरियत है ना? इफ़त बेगम परेशानी से बोली। हाला इसने सनाया के लिए ना पसंदीदगी का इजहार किया और अम्मी मिनाल की सास ने कहा है कि मैं भाभा और सफियान भाई से बात करूँ इनके रिश्ते के लिए। मुझे अब समझ नहीं आ रही क्या करूँ, इसलिए सोचा आपसे मशवरा करूँ। मिनाल के कहने पर इफ़त बेगम सोच में पड़ गई थी। हारिस मिनाल का देवर था। वैसे तो वो पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था, अदब एहतराम करने वाला, माशाल्लाह से जॉब भी अच्छी थी इसकी। लेकिन फिर भी इफ़त बेगम अभी ये नहीं चाहती। बेटा मैं सुफियान और आमिर भाई से बात करूँगी, लेकिन अभी इतनी जल्दी क्या है? सनाया की उम्र ही क्या है, मेरी याले से भी छोटी है। इस पर अभी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं डालूँ अभी। इफ़त बेगम ने जैसे बात को टालना चाहा था, लेकिन हाला काशिफ और अम्मी कह रहे थे कि अगर सामान जाते हैं ना तो अभी बस मंगनी कर लेंगे, शादी तो 3 साल बाद कर लेंगे। मिनाल ने बताया। तो इफ़त बेगम के माथे पर बाल पड़े। मिनाल का ससुराल वैसे जैसे सारी पूरी की पूरी तैयारी किए बैठे थे। मिनाल बच्चे मैं खुद बात करूँगी हाँ मैं भाई से, कोई उम्र नहीं निकली जा रही सनाया की, और वैसे भी मैं हूँ ना, सनाया मेरी ही बेटी है, बस अब तुम हो समझ जाओ। इफ़त बेगम ने डके चुपे अल्फाज में से कुछ बावर करवाए, जिससे समझी वो मुस्कुराते हुए साहिल आ गई थी। जी हाला जान ठीक है, अब आप जल्दी से बात कर लीजिएगा पापा से, ताकि मैं काशिफ और अम्मी को भी बता सकूँ। ओके अल्लाह हाफिज़, बाद में बात करूँगी इंशाल्लाह। मिनाल अदब से कहते कॉल काट करेगी। हारिस सच्चा लड़का था, वो इसके देवर था, वो इसे अच्छी तरह जानती थी। इसे हारिस के लिए अफसोस भी हो रहा था। वो 2 साल से मिनाल के पीछे पड़ा हुआ था सनाया के रिश्ते के लिए, पर चूंकि इफ़त बेगम कुछ और सोच कर बैठी थी, तो इसके लिए इफ़त बेगम की ख्वाहिश ज़्यादा अहम थी, इसलिए वो स्वाय खामोश होने के कुछ भी नहीं कर सकती थी। क्या बात ही खालाजान, सब ठीक है ना? अभी क्या कह रही थी? सनाया इफ़त बेगम के हाथ से मोबाइल लेकर वो बोली। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी बात करनी थी। इसने इफ़त बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। सनाया को देखा और इनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर सनाया को पता चल गया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं थी, इसलिए वो भी मुस्कुरा पड़ी थी। रात को मिर्जा साहब घर आए तो वो जानते थे कि सनाया आई हुई है, इसलिए इसके लिए चॉकलेट्स लाए थे। वो खुशी से घर में दाखिल हुए तो सामने लाउंज पे अफनान, याले और इफ़त बेगम बैठी थी।
सना इनके साथ नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो कैसे हैं आप? इन्हें देखते अफनान जल्दी से खड़ा होता है, इनके गले लगते हुए बोला वालेकुम सलाम, ठीक बेटा जी। वो शफकत से बोले पर नजरें इधर उधर सनाया की तलाश पे थी, जिसे देखते वो तीनों मुस्कुराहट दिखाकर संजीदगी अख्तियार करके मेरी बेटी कहाँ है, उन्होंने इफ़त बेगम से पूछा। इशारा सनाया की तरफ था जिसे वो अपनी दूसरी बेटी कहते थे। सनाया इनको बहुत अजीज थी क्योंकि वो इनके बड़े भाई आमर साहब की सबसे छोटी और मिर्ज़ा साहब की लाडली भतीजी थी। मिर्ज़ा साहब इनके चाचू भी थे और इफ़त बेगम की वजह से रिश्ते के हिसाब से हालू भी, लेकिन सब इन्हें हालू ही कहते थे। वो तो सो रही है हालू, आप लेट आए हैं ना इसलिए तो नाराज़ थी आपसे। अफनान संजीदगी से बोला। सनाया जो दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी खामोशी से कदम उठाती मिर्ज़ा साहब के पीछे जा खड़ी हुई। खामोशी से कदम उठाती मिर्ज़ा साहब के पीछे जा खड़ी हुई। क्या नहीं, मेरी बेटी मुझसे नाराज़ नहीं होती कभी। भाव वो अभी बोल ही रहे थे कि सनाया ने पीछे से आकर एकदम से इन्हें डराया, पर इसका मुंह लटक गया था क्योंकि मिर्ज़ा साहब तो बिल्कुल ही नहीं डरे थे। क्या हाल, वो आप तो डरे ही नहीं, कभी तो डर जाया करें। मम्मू हफ्के से बोली तो मिर्ज़ा साहब ने क्या लगाया। सीढ़ियों से उतरते सनाया ने इसकी ये सारी कार्रवाई थी। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये बदल गई है, हरकतें तो आप भी पहले की तरह ही हैं। आज पहला दिन था ना इसलिए चुप चुप बैठी थी, अब अपने असली रंग दिखाएगी। इसका इशारा इसकी शरारतों की तरफ था। इसने सोचते हुए साथ झटका नीचे आया जहाँ मिर्ज़ा साहब सनाया के सर पर शख्स से हाथ रखे से दुआ दे रहे थे। जीते रहो बच्चे, सनाया मुस्कुराई। थोड़ी देर इन सब ने वहीं बैठ कर बातें की, फिर सनान अफनान को लेता बाहर चला गया। पीछे से मौजूद अफराद बातों में ऐसे गुम हुए कि 9 बज गए। जब इफ़त बेगम मिर्ज़ा साहब के लिए चाय लाई, जबकि सनाया और याले के लिए दूध लाई थी। ये लो सनाया जल्दी से सारा पियो। इफ़त बेगम इसे और याले को दूध का गिलास पकड़ाते हुए बोली। सही याले ने तो अपना गिलास आराम से थाम लिया, लेकिन सनाया ने आंखें फाड़ कर गिलास और इफ़त बेगम दे दिया। हाला जानी प्लीज़ यार, आपको पता है ना मैं दूध नहीं पीती, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। मैंने भी चाय पीनी है। सनाया मुंह बिगाड़ कर अपने लहजे में बोली। मिर्ज़ा साहब चाय का सीप लेते इनको बड़े मजे से देख रहे थे। याले दूध पीती सनाया के चेहरे को रिएक्शन को एंजॉय कर रही थी। नहीं कोई चाय नहीं है, आज दूध पियो बिल्कुल, कल भी सुबह चाय ही मिलेगी, वो बस एक टाइम नाश्ते के वक्त। आज से रात को हमेशा तुम दूध पीकर सिया करो। से देखो अपनी इफ़त बेगम इसको डांटते हुए बोली। हैं अल्लाह अल्लाह करें हाला, मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती, मेरा बीपी लो हो जाता है, सर में भी दर्द होता है, प्लीज़ मैंने नहीं पीना ना दूध। वो मुंह बिगाड़ कर बोली। चाय ना पीने से बीपी लो। वाह, मिर्ज़ा साहब इसके बहाने पर हंसते हुए बोले। आलो आप तो मैंने साय लेना। सनाया ने इनको हंसते देखा, हफ्के से कहा अच्छा बेटा जी अभी दूध पी लो। देखो हाला जानी कितने प्यार से लाई आपकी, चाय भी मेल लेना पर आज नहीं कल, ओके। मिर्ज़ा साहब के प्यार से कहने पर वो एक हफ्की भरी नज़र हाला पर डालती दूध का गिलास थाम गई थी, लेकिन इसे पीते हुए इसने चेहरे के इतने एक्शंस बनाए थे कि याले हंस हंस कर लोट पड़ी। मिर्ज़ा साहब रिफत बेगम का भी हाल याले से ज़्यादा मुख्तलिफ था। चलो बेटा अब आप लोग जाकर सो जाओ, 10 बज गए हैं, स्नान और अफनान आ जाएंगे बाद में। इफ़त बेगम के कहने पर वो दोनों कमरे में चली। पीछे से मिर्ज़ा साहब और इफ़त बेगम भी थोड़ी देर बाद अपने कमरे की जाने पड़ गए थे। कमरे में आकर इन दोनों ने नमाज अदा की और सोने के लिए लेट गई। सनाया याले के बराबर में बैठ के दाएं जानब लेटी थी। इन दोनों का एक दूसरे की तरफ रोता कमरे में मध्यम रोशनी वाला बल्ब जा रहा था। याले सनाया के चेहरे पर कुछ खोज रही थी, जबकि वो बज़ाहिर तो इसकी तरफ चेहरे किए हुए थी, पर खोई कहीं अपने ख्यालों में थी। क्या मिस आ रही हो इन्हें? याले की आवाज़ इसे ख्यालों से बहलाई। बाबा और भाइयों को याद कर रही हूँ पर इन्हें याद नहीं कर रही, बस ये सोच रही थी कि क्या वो क्या कर रहे होंगे जब से वो यहाँ आई हूँ। कहने गलती से ही सही एक बार मेरा ख्याल आया होगा वो जानती थी याले किसका पूछ रही, इसलिए साफ कोई से बोली। क्या इतनी मोहब्बत करती हो इनसे? याले ने हनूज इसके चेहरे पर नजरें जमाई मध्यम आवाज़ में पूछा। मोहब्बत नहीं है याले, बस वो अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे इनसे मोहब्बत है, पर मैं जानती हूँ ये मोहब्बत नहीं है। एक लड़की अपनी ज़िंदगी और अपने हमसफ़र के लिए बहुत ख्वाब देखती है, और पता है मैं जब जब इनको देखती हूँ ना तो वो मुझे हर लिहाज से परफेक्ट लगते हैं। वो किसी भी लड़के का आइडियल हो सकते हैं, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे इनसे मोहब्बत है, पर कभी कभी मैं खुद नहीं समझ पाती क्या सच में वो मोहब्बत है। मैं नहीं जानती ये मोहब्बत है या नहीं, पर मुझे इतना पता है जब वो मेरे महरम बनेगा ना तब मुझे इनसे सच्ची वाली बेपनाह मोहब्बत होगी, और मैं चाहती हूँ वो मेरे महरम बन जाए। सनाया के कहने पर याले मुस्कुराई। अल्लाह पाक वो कह दे जो तुम्हारे और इनके हक में बेहतर है, आमीन। याले ने दिल में दुआ की थी और आंखें मूंद गई थी। सनाया करवटें बदल बदल कर था गई, पर नींद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि ना आने की। एक नई जगह, ऊपर से चाय ना पीने से साथ दर्द, भला वो कैसे सो सकती थी। साइड टेबल पर पड़ी छोटी गोल घड़ी पर टाइम देखा, जहाँ 11:10 हो रहे थे। वो अपनी जगह पर उठ बैठी। इसने याले को आवाज़ दी। याले पर वो शायद गहरी नींद में थी। याले उठो, सनाया ने कहते हुए इसका गंदा हिला दिया। याले ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोलकर सामने बैठी सनाया को देखा। क्या हुआ यार? याले हमारे पर ये आवाज़ में बोली थी। मुझे चाय पीनी है, आ जाओ चाय बनाने चलते हैं प्लीज़, मुझे नींद नहीं आ रही और सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो मिन्नत पर लहजे बोल रही तो नाचार याले को अपनी प्यारी नींद को इसके लिए कुर्बान करना पड़ा। चलो आ जाओ। सनाया जल्दी से बेड से उतरी, इसको ले ऐसे ही अपने साथ घसीट कर किचन में ले आए थे। याले ने आंखों को मसला फ्रिज से दूध निकाल कर सनाया को पकड़ाया। सामने बड़ी पतीली को सनाया ने उठाकर चूल्हे पे रखा और चाय का पानी डाला। यार सनाया तुम चाय बनाना, मैं मुँह धोकर आई, नहीं तो मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। याले आंखों को जबरदस्ती खोले हुए। हाँ ठीक है। सनाया के कहने पर वो फौरन किचन से निकल गई। सनान जो किचन में पानी लेने की घर से आया था, किचन में लाइट को जलते देखकर हैरान हुआ, और वो अफनान तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही वापस आ गए थे।
अफनान तो आते ही सो गया था, फिर सनान जाग रहा था। इसकी नज़र पानी के खाली जाग पर पड़ी तो वो पानी लेने किचन में आया था ताकि रात को अगर अफनान को प्यास लगे तो इसे मसला ना हो। वो जैसे ही किचन के दरवाजे पर पहुंचा, सामने ही नजरें सनाया के पुष्प पर पड़ी। वो चाय बनाने में गुम थी, गले में डाला हुआ दुपट्टा दोनों कंधों पर फैला हुआ था, बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था जहाँ से बहुत से बाल बिखरे हुए थे। थोड़ी देर के लिए तो वो ऐसे इसे देखता रहा जो चाय में चीनी डाल रही थी। माशाल्लाह, ये मिस नहरीली तो बहुत खूबसूरत हो गया है। इसने दिल में सोचा, एक मिनट, मैं क्यों इस चुड़ैल नहरीली की तारीफ कर रहा हूँ। इसने फौरन से अपने दिल को डपटा, इसे मुखातिब करने के लिए लब खोले ही थे कि कुछ सोचकर चुप हो गया। चेहरे पर एकदम शरारती मुस्कुराहट नमूदार हुई, चमकीली भूरी आंखें और साया चमकी थी। इसे सनाया की शाम वाली हरकत याद है, इसलिए खामोशी से कदम उठाता इसके पीछे जा खड़ा हुआ आवाज में बोला, भाऊ। हाँ, सुनाई अपने पीछे किसी की आवाज सुनते ही एकदम खौफ से चीख मारती पड़ती थी और इस हड़बड़ी में इसका हाथ की पूछ चूल्हे पर गर्म पतीली से जा टकराई थी। आंखें बंद करती वो एकदम से सिसकी थी और फिर फौरन आंखें खोलकर सामने देखा जहां स्नान एकदम संजीदा होता इसे देख रहा था। स्नान की आंखों में जहां डरने से नमी आई थी, वो भी वहां हाथ की पूछ से जलन होती और से और ज्यादा बढ़ने लगी थी। इसकी थोड़ी हल्का सबका फुकाई थी। स्नान इसकी आंखों पे खौफ और तकलीफ से बढ़ती नमी को देखता परेशान सा हो गया था। आई एम सो सॉरी सुनाया, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था, मैं बस तंग कर रहा था। वो 2 कदम सनाया के करीब होता इसका हाथ थाम कर देखते हुए बोला था। इसके हाथ पकड़ने पर सनाया तो एकदम बौखला गई थी। इसने फौरन चेहरा उठाकर अपने सामने खड़े सनान को देखा जिसका सारा ध्यान सनाया के हाथ की पुष्प पर था। आई एम सो सॉरी यार, सनाया की हल्की हल्की सुर होती हाथ की पुष्प को देखता हुआ बोला था और सामने खड़ी सनाया को देखा जो बौखलाए हुए चेहरे के साथ इसे देख रही थी। नजरें सनाया के हक्का बक्का सी फैली हुई, नाम आंखों से टक रहे तो वो सब भुलाई इसकी नाम आंखों में बेसाता ही कहीं खो गया था। साया ने इसके हाथ से अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो यकदम होश में आया था। इसने एक नजर फिर साया को देखा जो बिल्कुल ही पास खड़ी थी। फिर अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो वो एकदम इसका हाथ छोड़ता 2 कदम पीछे लेता खड़ा हो गया था। आई एम सो सॉरी अगेन, मैं बस तुम्हें वो आंखों को झपकता अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था पर दे नहीं पा रहा था। नजरें बाहर पर भटक जानबूझकर सनाया की नाम आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी जो स्नान को कंफ्यूज कर रही थी कि कोई बात नहीं सनाया भाई। वो जल्दी से कहती दुपट्टे को सर पर जमा गई थी। क्या हुआ सनाया? स्नान की नजरें हनूस सनाया पर जमी थी जबकि पीछे से चाली की आवाज पर इसने चौक कर पीछे देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम चलाई थी। वो एक नजर स्नान को देखती स्नाया के पास आते हुए बोली। हाँ, वो स्नाया की एक नजर स्नान को देखा, वो मेरा हाथ चल गया ना गलती से तो इसलिए शायद में चीज निकल गई। उसके बाद पर जहाँ याले परेशान हुई थी वही स्नान ने इसे हैरत से देखा था। क्या हाथ चल गया? कैसे? याले परेशानी से बोली। बस ऐसे ही गलती से, छोड़ो ज्यादा नहीं है। स्नाया जबरदस्ती में उसका बोली। आंखें हनूस नाम थी। स्नान की एक बार फिर हैरत हुई, वो आखिर इसका नाम क्यों नहीं ले रही थी? हाथ गलती से जला पर गलती करने वाला तो वही था ना। इधर हमें दवाई लगाओ, देखो स्किन रेड हो रही है। वो इसे लेकर कुर्सी पर बैठाते हुए बोली। याले के लहजे में साफ परेशानी थी। सुनान ने भी उसके हाथ की बुझ को देखा जो बहुत ज्यादा तो ना चली थी पर बहुत काम भी ना थी, लेकिन सुर्खी एहतियात जरूर कर चुकी थी। पर मेरी चाय, स्नान ने मुड़कर चाय को देखते हुए परेशानी से कहा जहाँ चाय उबली थी। स्नान ने एक बार फिर हैरत से आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखी। लड़की तो बार बार इसे हैरतों में गोता आसान कर रही थी। आप इसे हाथ की जलन से ज्यादा चाय क्यों फिक्रते? पी लेना चाय, पहले इधर बैठो। याले ने इसे जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाया और फिर प्लेट का फ्रिज के निचले हिस्से में कुछ तलाश करने लगी। स्नाया ने चेहरा मोड़कर चूल्हे पर रखी पतीली को देखा, फिर साथ खड़े स्नान को जो इसे ही देख रहा था और इसकी आंखों में हैरत थी और माथे पर बाल थे जिसने स्नाया को गौर नहीं किया था। और आगे बढ़ता फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर बाहर चला गया। पीछे याले ने पहले इसके हाथ पर कोई ट्यूब लगाई और फिर खुद ही इसको चाय डालकर दी जिसे वो मदद से पीती। वक्फे से एक हाथ की पूछ पर डाल लेती। इसे जलन हो रही थी जिसे वो बर्दाश्त की बैठी थी क्योंकि इसका हाथ पहले भी कई बार किचन में जा चुका था, इसलिए वो अब आदी थी ऐसी तकलीफ की बर्दाश्त करने की। जब एक इंसान को ना तकलीफ बार बार मिले ना तो फिर इसके अंदर खुद ब खुद ही इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाती, फिर चाहे वो तकलीफ इंसान दे या बेजान चीज़ें। चाय पीने के बाद वो सुकून से जाकर सोई थी। अगली सुबह मामूल के हिसाब से इसने फजर पढ़ी और याले को नमाज के लिए जगाकर खुद कुरान पाक खोलकर तलावत करने लगी। तलावत कुरान पाक के बाद वो बाहर लॉन में आकर टहलने लगी। सुबह सुबह लॉन, दरख्त और हरी भरी घास की हरियाली, ऊपर इन पर घिरे नन्हे मुन्ने शबनम के कतरे, साथ में परिंदों के चहचहाहट बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। वो इस मंजर को महसूस करने में महव थी जब याले भी इसके पास आ गई। कितना खूबसूरत लग रहा है ना सब। वो याले की तरफ देखकर खुशी से बोली, बहुत खूबसूरत है। याले ने भी इसकी तारीफ की। पैरों के नीचे दबी घास पर मौजूद शबनम के कतरों की नमी महसूस करने के लिए इसने अपनी चप्पल उतारकर साइड पर रख दी थी। और इसे देखते देखते याले ने भी अपनी चप्पल उतारी। अपने पैरों के नीचे ठंडक को महसूस करते हुए सुनाई ने आंखें बंद कर एकदम झरझरी हुई थी, होठों पर बिखरी मध्यम मुस्कुराहट के साथ और बंद आंखों को बीच कर इसने वो जिस तरह हल्का सा कांपी थी। ये मंजर किसी की आंखों को बहुत भाया था। ये मंजर इसे इतना ज्यादा भाया था कि शख्स ने सुनाया के चेहरे की मुस्कुराहट इसकी भींची हुई आंखों और झरझरी लेटने को अपनी आंखों के रस्ते से दिल को अपने दिल के पिंजरे में कैद कर लिया था। माशाल्लाह, अपने कमरे की बलकनी में खड़ा हुआ सामने का मंजर को देखता हुआ महबूब सा भड़बड़ाया जहाँ स्नाया के नंगे पैर नरम मुलायम घास पर चलती हुई मुस्कुरा कर यादे से बातें कर रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों ऐसे छोचोरों की तरह से दाड़ रहा हूँ?
सनान मिर्जा इंसान के बच्चे बनो शैतान के नहीं। वो खुद को डबरता हुआ जल्दी से बालकनी से हट गया। वो हमेशा सुबह 6 बजे के करीब ही उठता था और जॉगिंग के लिए जाया करता था। अगर इसकी आंख वक्त से पहले खुल जाती थी तो वह कभी कभी नमाज भी पढ़ लिया करता था, लेकिन चूंकि आज भी वो वैसे ही लेट उठा था, इसलिए नमाज पढ़ने या इसके पास कज़ा हो जाने का ख्याल तक नहीं आया था, ना पास ना आया था। वो हमेशा अपने कमरे के बालकनी में खड़े होकर बाहर के मंजर को देखते हुए अंगड़ाई लेता था, इसलिए आज भी वो बालकनी में खड़ा खरखिलान को देखते हुए अंगड़ाई ही ले रहा था। लेकिन वहां स्नेह को देखकर इसकी अंगड़ाई लेते बाजू हवा में कहीं रुके थे और सुस्ती तो कहीं दूर जा भागी थी। इसका कमरा इस तरह से बना था कि इसकी बालकनी बाहर लॉन की तरफ आती थी, इसलिए वो हमेशा सुबह उठकर सबसे पहले लॉन को ही देखता था। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से जॉगिंग सूट पैर में बलबूस बाहर निकला, जो कि एक ब्लैक ट्राउजर और ब्राउन टी शर्ट थी। इसकी नज़र सोए हुए अफनान पर पड़ी। ऐसा करता हुआ इसको भी साथ ले जाता हूँ जॉगिंग पर। अफनान सोचते हुए इसके सर पर जा खड़ा हुआ। ओए अफनान, आजा यार जॉगिंग पर चलते हैं। ये इसने कोई तीसरी बार अफनान को कहा था, लेकिन वो टस से मस ना हुआ था। अब भी वो घंटे तुझे कह रहा हूँ मैं, कौन सी चस पीकर सोया है जिसका नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। सनान ने दांत पीस कर कहते हुए इसके चेहरे पर से कंबल हटाया। यार क्यों तंग कर रहा है? मैं नहीं चाहता जॉगिंग का, तूने जाना है तो जाना, मुझे क्यों तंग कर रहा है? सोने थे मुझे। अफनान बांध आंखों से हमार भरी आवाज में कहता वापस कंबल ओढ़ने लगा, जिसे सनान ने दरमियान में ही रोक लिया था। मैं ना तुझे साथ लेकर ही जाऊंगा, इसलिए जल्दी से उठ जा, नहीं तो मैंने पानी फेंक देना है तेरे ऊपर, सनान वार्निंग देते हुए बोला, जिसे अफनान सिरे से इग्नोर करता वैसे ही आंखें बंद करता सो गया था। अच्छा बेटा ये बात है, तू तो नहीं जाएगा ना? सनान सर हिलाकर बोलते हुए बेड की दूसरी साइड पर टेबल पर पड़े पानी के जग को उठाया और वापस अफनान के सर पर पहुंचाया, तो जो अब बगैर कंबल पे मुंह पर डोरे सोया हुआ था। बेड पर इसका मुंह था और ऊपर तलवार की तरह लटकता हवा से पानी से जरा भरा हुआ जग। सनान ये जग तो को थोड़ा टेढ़ा किया, लेकिन पानी के गिरने से पहले ही वापस सीधा कर लिया। भला मैं अपने प्यारे बेड को क्यों गीला करूं? और वैसे भी ये सीन बड़ा ना पुराना हो गया, आप कुछ नया कहते हैं। वो अपनी बेड खुजाते हुए खुद से बोला और जग साइड पर टेबल पर रखकर वापस के अफनान को गद्दे घोड़े बेच कर सोए देखकर इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूद आ रही। इसने अपनी साइड पर नजर आते अफनान को बाजू को देखा, थोड़ा सा पकड़ा, जिस पर अफनान नींद में ही थोड़ा कसमगाया, बाजू छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सनान ने इसे मजबूती से थाम लिया। चल बेटा अब तो उठना ही पड़ेगा तुझे, सनान ने से दांत निकाल कर कहते अफनान को अपनी तरफ खींचा और इसका इरादा अफनान को बेड से गिराने का था। पर बुरा हुआ कि अफनान अभी आधा ही बेड पर और आधा हवा में था जब सनान का अपना पैर दूसरे पैर पे अटका और वो धड़ाम करके कमर के बल फर्श पर जा गिरा था। ओ इसके मुंह से जोरदार चीज निकली थी और अफनान जो चीज सुनता हड़बड़ा कर उठा था। बेड पर लटका होने की वजह से एकदम सनान के ऊपर जा गिरा था। आई हाय अल्लाह! वो सनान की टांगों पर आड़ा तिरछा इतनी जोर से गिरा था कि सनान के मुंह से फिर से चीख निकल गई थी। याले और सुनाया जो सनान की पहली चीख सुनते अंदर की तरफ आ गई थी। सनान की दूसरी दिल हरास चीख ने इन दोनों को और ज्यादा डरा दिया था। या अल्लाह है! रिफत बेगम और मिर्जा साहब परेशानी के आलम में कहते हुए सनान के कमरे की तरफ भागे थे। हाले और हनाया भी इन दोनों को इनके कमरे की तरफ जाते हुए देखकर इनके पीछे गई थी। अबे कमीने उठ जा! हाय अल्लाह! सनान दर से बुलबुलाता हुआ चिल्लाया था। यार कैसे उठूं? अफनान उठने की कोशिश करते एक बार फिर इसके ऊपर जा गिरा था। हाय मम्मा! जिस पर दर से बुलाता सनान फिर चिल्लाया था। गधे आहिस्ता चला, मुझे क्यों बहरा कर रहा है? अफनान गुस्से से कहता बेड पर धरी टांगों को बारी बारी नीचे जमीन पर लाया थे, बाकी जिस्म तो वैसे ही सनान के ऊपर गिरा हुआ था। सनान बच्चे क्या हुआ है? फिर बेगम दरवाजा बजाते परेशानी से बोली। अफनान सनान क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक है ना? दरवाजा खोलो, मिर्जा साहब फिक्रमंदी से बोले। इनकी आवाज़ें सुनकर जल्दी से अफनान जल्दी से सनान पर से उठा था। दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि सनान ने इसके पैरों के आगे अपनी टांग अटकाई और बेचारा अफनान औंधे मुंह फर्श पर जा गिरा था। हाय अम्मा! अब चलाने की बारी अफनान की थी। अफनान सनान क्या हो गया बच्चे? कुछ तो बोलो, इफ़त बेगम भराई आवाज में बोली। वो परेशानी से रोने वाली हो गई थी, जिसे महसूस करते सनान कमर पकड़ के उठे। चलते चलते अफनान को टांग माना नहीं बोला था। मर कमीने, इंसानों की तरह उठ जाता तो क्या हो जाता? सनान मुंह बनाकर मुंह के जाविये बिगाड़ कर बोला। जमीन पर उल्टा पड़ा अफनान एक बार फिर आई करके रह गया। सनान टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते हुए बाहर वो जो चारों अफराद जल्दी से कमरे में डाल रहे थे। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे थे तुम दोनों? इफ़त बेगम सनान को पकड़ती इसे अच्छी तरह देखते हुए परेशानी से बोली। अफनान बेटा तुम जमीन पर क्यों पड़े हुए? तुम ऐसे? मिर्जा साहब के पूछने पर वो जल्दी से बिद्दा का सीधा खड़ा हुआ। वो कुछ नहीं, बस हम खेलते खेलते बेड से गिर गए थे। अफनान जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर बोला। सनान ने भी इसकी तायीद में सबको देखते हुए जबरदस्ती हंसते हुए इस बात में सारे लाए, जिस पर मिर्जा साहब ने इन दोनों को घुरी से नवाजा था। उल्लू के पट्टे हो तुम दोनों, गधे ना हो तो हमें इतना डरा कर आगे से दांत देखो कैसे नहीं खा रहे। मिर्जा साहब इन दोनों को देखते हुए गुस्से से बोले थे। इन दोनों ने फौरन अपने दांत अद्दर की तरफ किए। हद करते हो बच्चों, मैं इतना परेशान हो गई थी। इफ़त बेगम भी नाराजगी से बोली। सॉरी मम्मा जानी। सनान इफ़त बेगम के गले लगते हुए लाड से बोला, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ रसीद किया। याले और सनाया इन दोनों को देखते नफे में सारे लागे। सनान को लाड से इफ़त बेगम के गले लगे देखकर सनाया को माँ की कमी का शिद्दत से एहसास हुआ था। कभी वो भी ऐसे ही शरारतें करके इनके साथ लाड करती थी। इफ़त बेगम की नज़र जब सनाया के मुरझाए चेहरे पर पड़ी तो वो इसकी उदासी भांप गई थी, तो सनान से अलग होती इसे अपने गले से लगा गई। मेरी बच्ची डर गई थी। उन्होंने मोहब्बत से पूछा, जिस पर सनाया की आंखें नम हो गई थी।
और इसने इस बात में साथ हिलाया था, सबकी नजरें अब इन दोनों पर थी। सॉरी सानी यार, अफनान आगे बढ़ता प्यार से बोला तो वो मुस्कुराई। सनान एक बार फिर मबहूस है इसके होंठों पर रक्षा मद्दम देख मुस्कुरा। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आई होगी, होपफुली आपको नावल पसंद आएंगे एंड होपफुली आपको मेरी वॉइस भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आए, मेरी वॉइस पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड जरूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी वॉइस ठीक हो जाए, यानी कि मैं बेटर हो जाऊँ, मैं बेटर फील करना शुरू कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।